हेलो एवरीवन। वेलकम टू एलिगेंट सी। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज के लेक्चर में जो कवर होने वाला है वो मैं आपको करक्स बता देता हूँ। अपन गुड्स सर्विस जो सप्लाई की डेफिनेशन के लिए, सप्लाई जो क्या होती है उसके लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा दो जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि हर जगह काम में आती है जीएसटी को पढ़ने के लिए, तो अपन उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वाले जो नोट्स मैं इसमें यूज कर रहा हूँ लेक्चर के अंदर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे दूंगा calickent@gmail.com। तो आप वहाँ पे मेरे को मेल कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपको रिवर्ट करूँगा उसके ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर बोला गया है कि एनी मूवेबल गुड्स, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल सिंपली मीन्स जिसको आसानी से इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले के जाया जा सके, या फिर टेक्निकल टर्म में बोले जो इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें मनी एंड सिक्योरिटीज को इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन एक्शनेबल क्लेम या ग्रोइंग क्रॉप्स को इसमें शामिल किया गया है। तो अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो गुड्स है, लेकिन यदि मनी एंड सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। और एक्शनेबल क्लेम इसमें शामिल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी मींस, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कुछ एक केस लॉज आए थे, जैसे दिल्ली क्लॉथ मिल्स, साउथ बिहार शुगर मिल्स, जिसके अंदर बोला गया अगर मार्केट के अंदर जो गुड्स है वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इजीली अवेलेबल है तो वो गुड्स है और वो मूवेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो एसी का एग्जाम्पल लेते हैं, एयर कंडीशनर। मार्केट में वेरियस ब्रांड्स हैं और इजीली अवेलेबल है। आप फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर फेस टू फेस जाके भी इसको बाय कर सकते हो। तो अपन मूवेबल प्रॉपर्टी को, एसी को अपन जो परचेज करते हैं वो अपन घर पे लेके आ सकते हैं। मूवेबल का मीन्स है कि मीन है कि अपन इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अब इसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब जो रियल एस्टेट जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा। उस इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मीन ही मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। फिर आता है व्हाट इज मनी। मनी का सिंपल मीन है कि टेंडर, लीगल टेंडर। जो मोदी जी ने जब नोटबंदी हुई थी तब लेक्चर दिया था कि मित्रों जो इंडियन लीगल टेंडर है वो आज से वैलिड नहीं होगा और जो नई करेंसी होगी वो वैलिड होगी। तो लीगल टेंडर किसी भी करेंसी का, इंडियन रुपीज़ या फिर यूरो, डॉलर, यूएस डॉलर, दिरम, काइंड ऑफ दैट। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर का तो आप मतलब समझ ही गए होंगे। जो पुराना ज़माना था उसके अंदर जो इंडियन आर्मी वाले थे अपने घर परिवार पे मनी ऑर्डर भेजा करते थे, मतलब पैसा का, पैसा उसके अंदर होता था और वो वहाँ से भेजा करते थे। ट्रेवलर चेक सिंपली मीन्स अपन कहीं पे घूमने गए तो अपन वहाँ पे जाके कुछ एक मनी देते हैं, मनी के बदले अपने को एक चेक मिलता है जिसको अपन मनी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ड्राफ्ट आप जानते हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अगर पेटीएम में कोई भी आपने ट्रांसफ़र किया तो वो भी एक तरीके से मनी है। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र हुआ। अगर आपने किसी भी डेयरी पे जाके कोई भी चीज़ परचेज करी और उसके बदले उनको पेटीएम वॉलेट से पेटीएम वॉलेट को पैसा दे दिया तो वो भी मनी है। नेक्स्ट थिंग है सिक्योरिटीज़। तो मनी सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, लेकिन सिक्योरिटीज़ होती क्या है? सिक्योरिटीज़ का मतलब है शेयर्स, स्क्रिप्स, डिबेंचर, ये जो चीज़ें सारी हैं इसको एक्ट में डिफाइन किया गया है। SCR एक्ट 1956 है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956। व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन जो है जीएसटी ने भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 से ली है, जिसके सेक्शन 3 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे कंटिजेंसी है, जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है किसी भी चीज़ को, जैसे कि अपन माने किसी भी केस को जीतने के लिए कंटिजेंसी रहती है, अपन जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते, सिंपल सी बात है। तो सर्टन लेवल ऑफ कंटिजेंसी वहाँ पे चाहिए। आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन में जो करक्स है वो है कंटिजेंट वर्ड, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है।
कंटिंजेंसी होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल क्या ले, मान लीजिए मेरे पास कोई अनसिक्योर्ड लोन थे, मैंने जो है किसी को लोन दिया, मैंने 1 लाख रुपए का लोन दिया किसी को, वो अनसिक्योर्ड लोन है। अगर मैं अब उसको बेचना चाहूँ अनसिक्योर्ड लोन को कि भी मेरे बिहाफ पे आप कवर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे एक कंटिंजेंसी है कि अमाउंट रिकवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दो हैं, अनसिक्योर्ड लोन और लॉटरी टिकट। अब मेरे पास कोई लॉटरी टिकट थी, मैंने लॉटरी टिकट खरीदी जिसका नंबर मान लीजिए 101 है, मैंने किसी और को दे दी कि भाई तू क्लेम करना चाहे कर लेना, मैंने 5,000 में खरीदी है, अगर तुम मेरे को 10,000 दे या फिर 4,000 दे, जो भी अमाउंट एक कंसिड्रेशन के रूप में वो मेरे को दे और मैं उसको सेल कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे कंटिंजेंसी है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 101 लॉटरी जो टिकट नंबर है वही लॉटरी में निकलेगा। तो कंटिंजेंसी होनी चाहिए। एक्शनेबल क्लेम का मतलब ही है कंटिंजेंसी। फिर आता है ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स जो भी अपने फील्ड्स खेतों के अंदर होती है, जो फसल जो है वो खड़ी फसल है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि अभी फसल हो रही है, अभी पूरी तरीके से पकी नहीं है, कटी नहीं है, तो वो ग्रोइंग क्रॉप्स के अंदर होती है। अपन एग्जम्पशन लिस्ट में देखेंगे, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो सारी चीज़ें एग्जम्प्ट कर दी गई हैं, तो वही चीज़ें टैक्सेबल होंगी। गुड्स तो वो हैं, बिल्कुल गुड्स हैं वो चीज़ें, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं हैं क्योंकि एग्जम्प्ट कर दिया गया उनको। तो ये गुड्स की बात होगी। गुड्स सिंपली मीन्स द मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, जिसके अंदर अपन एक्शनेबल क्राइम और ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड की गई है। अब व्हाट इज सर्विस? सर्विस सिंपली मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज। तो गुड्स के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको अपन सर्विस में मानेंगे, और मनी एंड सिक्योरिटीज़ तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दी गई हैं। लेकिन मनी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड यदि कोई भी सर्विस है तो वो इसमें शामिल है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको $1,000 दिया और आपने जो है वो $1,000 के बदले मेरे को रुपी दिया कन्वर्ट करके। उस रुपी के बदले अगर आपने कुछ एक कमीशन मेरे से चार्ज किया है, तो उस कमीशन की जो सर्विस है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको $1,000 दिया और आपने क्या किया, $1,000 के बदले मेरे को रुपी दिया और कुछ भी चार्ज नहीं किया। तो ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सम है। हालांकि मनी कन्वर्ट हुई है, फॉरेन करेंसी चेंज हुई है, लेकिन कुछ आपने चार्ज नहीं किया तो वो इसमें शामिल नहीं है। ऐसा ही सिक्योरिटीज़ पे, अगर सिक्योरिटीज़ के बदले कुछ एक कमीशन वगैरह या ब्रोकरेज वगैरह चार्ज किया जा रहा है तो वो इसमें शामिल है, वो सर्विस है। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, सिक्योरिटीज़, तो वो सर्विस में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया, अगर मान लीजिए आपने किसी से 1 लाख रुपए के लिए थे और 1 लाख रुपए वापस दे दिए, तो वो सर्विस नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा चार्ज ही नहीं हुआ उस चीज़ के बदले। अब आता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सर्विसेज दी जाती हैं, तो पर्सन का मतलब क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ CGST एक्ट के अंदर इसको बताया गया। तो जो भी आपने डेफिनेशन आज तक पढ़ी है वो इसमें शामिल हैं, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, ट्रस्ट एंड मेनी मोर, सारी इसके अंदर शामिल है। अगर अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब कुछ इसमें शामिल है, पर्सन के अंदर कुछ भी एक्सक्लूड इन्होंने नहीं किया है। अब आता है कि रेसिपिएंट क्या है। मतलब कि दो चीज़ें होती हैं, सप्लायर। तो सप्लायर को बड़ा ही इजीली इन्होंने डिफाइन किया है कि जो भी चीज़ें सप्लाई करने वाला बंदा है या उसके बिहाफ पे कोई सप्लाई करता है तो वो सप्लायर है। आगे वो भी मैंने कवर किया। लेकिन रेसिपिएंट को थोड़ा सा इन्होंने टेक्निकल किया, तो इन्होंने 3 चीज़ों के अंदर इसको बोला है कि वेयर कंसिडरेशन पेबल फॉर द सप्लाई गुड्स और सर्विसेज द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन। अगर मैंने मान लीजिए आपको टीचिंग की सर्विसेज दी और आपने जो है मेरे को 1,000 रुपये पे करना था, तो आप जो लायबल हो पे करने के लिए वो रेसिपिएंट हो, ठीक है। अब सेकंड चीज़ में क्या बोल रहा है, जहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन पेएबल नहीं है, तो जिस साहब ने वो सर्विसेज ली हैं, ठीक है, या फिर जिसको अवेलेबल कराई गई है चीज़ें, गुड्स, वेयर नो कंसिडरेशन पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स द पर्सन हुम द गुड्स इज अवेलेबल। जिसको बी के अंदर क्या बोला, गुड्स के लिए बोला कि साहब जिसको हमने गुड्स दिया है वो बंदा है, या फिर जिसके पोजेशन में गुड्स है वो बंदा लायबल है। वेयर नो कंसिडरेशन पेबल फॉर द सर्विस द पर्सन हुम द सर्विस इज रेंडर्ड, ठीक है।
तो ए के अंदर क्या बोला, जनरली गुड्स और सर्विस जो बंदा लाइबल टू पे है वो है रेसिपिएंट। अगर कोई भी बंदा लाइबल नहीं है, मतलब कंसिडरेशन ही नहीं है उस चीज़ के लिए, तो जिसको गुड्स दिया है वो, या फिर जिसने सर्विस ली है वो लाइबल उसके लिए है। अगर किसी एजेंट ने ली है तो वो एजेंट हो जाएगा साहब। ठीक है। अब कुछ एक अदर डेफिनेशंस भी अपन देख लेते हैं इसमें। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या है? टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है साहब पूरा इंडिया, जे एंड के शामिल है, बिल्कुल साहब जे एंड के इसमें शामिल है। और आपको पता हो तो समुद्र में भी हर एक देश का कुछ एक हिस्सा होता है। अपने जो आसपास का समुद्र होता है, जैसे इंडिया का 12 नॉटिकल माइल्स जो है उसके अंदर है, या फिर आप जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक जाके आप कोई भी एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम के लिए आप कुछ भी जोन बनाते हो, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, अगर उसके अंदर है तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। सप्लायर का सिंपली मीन्स है जो सप्लाई कर रहा है, या फिर जो एजेंट वो है जो सप्लाई कर रहा है। अब बिजनेस की एक डेफिनेशन इसमें दी गई है। बिजनेस का मतलब है कि आप कोई भी धंधा कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, तो उसको इन्होंने बिजनेस में शामिल कर लिया गया। आप डेफिनेशन वहाँ जाके पढ़ सकते हो, अपनी बुक में से पढ़ा ही सब कुछ उसमें इन्होंने शामिल कर दिया। पर्सन की डेफिनेशन के अंदर, बिजनेस की डेफिनेशन में इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, या बिजनेस जैसे ट्रेड, कोई कॉमर्स कर रहे हो, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है तो वो भी इसमें शामिल कर देगी। ठीक है। तो डेफिनेशंस अभी कवर हो चुकी हैं। अगला जो लेक्चर होगा वो डेफिनेशन इसलिए कवर कराएंगे कि अगला जो लेक्चर सप्लाई का होगा, फिर उससे उससे अगला लेक्चर जो नेगेटिव लिस्ट और जो शेड्यूल 1, 2, 3 इनके होंगे, तो उनके लिए डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट थी। एक डेफिनेशन से इसमें नहीं है कंसिडरेशन की, जो कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन होगी वो अपन अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, आप वहाँ जाके मेरे को बोल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच।